हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने अरब भूगोल वेत्ताओं और उनके द्वारा जो भूगोल में विकास के कार्य किए गए थे उनका अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम यूनानी भूगोल वेत्ताओं के द्वारा भूगोल के विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन करेंगे। यूनानी जो भूगोल वेत्ता थे वो भूगोल के विकास में उनका काफ़ी योगदान रहा है, अग्रणी रहे हैं। प्रमुख यूनानी भूगोल वेत्ताओं में कुछ विद्वानों के नाम गिने जाते हैं, जैसे होमर है, थेल्स है, एनेक्जिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, इरेटोस्नीज, ओलिवियस, हिप्पारकस, पेसिडोनियस और टोल्मी को यूनानी और रोमन दोनों भूगोल वेत्ताओं में शामिल किया जाता है। इसके अलावा यूनान काल में भूगोल के विकास में या भूगोल विज्ञान के विकास में सिकंदर के द्वारा जो विजयी यात्राएं की गई थी उनको भी काफ़ी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है, उनका भी उल्लेखनीय स्थान है, उनके बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पर हम एक एक करके इन सभी विद्वानों ने जो योगदान दिया भूगोल के विकास में उसका हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं होमर का। होमर एक महाकवि था यूनान का, जिसने 2 महाकाव्यों की रचना की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2 महाकाव्य होमर के द्वारा लिखे गए थे। पहला था इलियड और दूसरा महाकाव्य था ओडिसी। 2 महाकाव्यों की रचना होमर के द्वारा की गई थी, ध्यान रखें, इलियड और ओडिसी। इन ग्रंथों में उसने अनेक क्षेत्रों के मानव वर्गों और जनपदों का भौगोलिक विवरण दिया है। विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, उनके मानव वर्गों के बारे में और उनके जनपद यानी राज्यों या प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बताया है। इनके सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य था जो उन्होंने दिया वो ये था कि इन्होंने 4 दिशाओं से आने वाली हवाओं के बारे में बताया है। उत्तर की ओर से आने वाली जो हवा था उसे इन्होंने बोरस नाम दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर की ओर से आने वाली हवा को उन्होंने बोरस, पूर्व की ओर से आने वाली हवा को यूरस, दक्षिण की ओर से आने वाली हवा को नोट्स और पश्चिम की ओर से आने वाली हवा को जेफेरस नाम दिया। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया, प्रतियोगी परीक्षाओं में, नेट इत्यादि RS परीक्षाओं में पूछा गया। ये प्रश्न मिलान करवाया गया है कि इन दिशाओं को इन पवनों से मिलाइए। तो उत्तर की ओर से आने वाली पवन थी बोरस, पूर्व की ओर से आने वाली थी यूरस, दक्षिण की ओर से आने वाली थी नोट्स और पश्चिम की ओर से आने वाली थी जेफेरस। और उन्होंने 2 महाकाव्य की रचना की थी, इलियड और ओडिसी। ठीक है, तो उनके बारे में 2 महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। पहला तो हो गया ये कि वो इलियड और ओडिसी के रचनाकार थे, नंबर 1, और इन्होंने 4 दिशाओं से आने वाली हवाओं के बारे में बताया था। 4 दिशाओं से आने वाली हवाओं के बारे में बोरस, यूरस, नोट्स और जेफेरस के बारे में बताया था। दूसरे नंबर 1 तो हो गया होमर। अब हम चलते हैं आगे। दूसरे जो प्रमुख यूनानी विद्वान थे क्रम से, उनमें थेल्स का नाम आता है। थेल्स को यूनान का प्रथम दार्शनिक, विचारक और यात्री माना जाता है। तो ये तो कवि थे, होमर तो क्या थे, कवि थे। लेकिन यदि यूनान के प्रथम दार्शनिक, यात्री और विचारक में अगर गिना जाए तो थेल्स का नाम आता है। थेल्स ने मुख्य रूप से गणित भूगोल में काम किया था तथा सर्वप्रथम पृथ्वी को नापने का कार्य भी इसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी को नापने का कार्य शुरू किया था। इस कार्य का जो रिजल्ट था वो इरेटोस्नीज के द्वारा दिया गया, उससे हम आगे पढ़ेंगे। उसने पृथ्वी की लगभग सही माप उस समय बताई थी, नोमोन नामक यंत्र की सहायता से नाप करके। तो थेल्स को यूनान का प्रथम दार्शनिक, विचारक और यात्री मानते हैं। इसने ही सर्वप्रथम पृथ्वी को नापने का कार्य प्रारंभ किया था तथा इन्होंने अनेक ज्यामितीय प्रमेयों की रचना भी की। अभी आपको बताया था मैंने, गणितीय भूगोल का विकास करता इसे माना जाता है। तो अनेक ज्यामितीय जो प्रमेय थे, ज्योमेट्रिकल लॉगरिथम्स, उनकी भी इन्होंने खोज की थी, उनके बारे में बताया था। तो इस प्रकार से जो भूगोल वेत्ताओं का और दार्शनिक लोगों का जो काल है वो थेल्स से शुरू होता है। होमर महाकवि थे और उनके द्वारा जो 2 रचनाएं लिखी गई, इलियड और ओडिसी, वो महाकाव्य के रूप में हैं और उनमें भी इस प्रकार के वर्णन देखने को मिलते हैं।
इसके बाद आता है एनेक्जिमेंडर। एनेक्जिमेंडर भी प्रमुख यूनानी विद्वान था, नंबर 3 पर है। यह थेल्स का शिष्य था। एनेक्जिमेंडर को किसका शिष्य है मानते हैं, पुकारते हैं? थेल्स का शिष्य पुकारते हैं। उन्होंने एक यंत्र, और यंत्र कौन सा था, अभी इसकी हमने चर्चा की थी, नोमोन। नोमोन के उपयोग को संसार में प्रचलित करने का श्रेय है। नोमोन के उपयोग के बारे में संसार को इन्होंने बताया। नोमोन एक प्रकार का दंडनुमा यंत्र होता था, जिसे साधारण धूप घड़ी की भांति देखा जाता। तो एक दंडनुमा लकड़ी का दंडनुमा यंत्र था ये, जिसे धूप में खड़ा करके सूर्य की स्थिति, दिन की लंबाई आदि प्रेक्षण किए जाते थे। और इसी साधारण यंत्र की सहायता से उन्होंने पृथ्वी की जो परिधि है उसको नापने का कार्य भी किया था। यह प्रथम विद्वान था जिसने तत्कालीन ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया। तो विश्व का प्रथम मानचित्र निर्माता एनेक्जिमेंडर को माना जाता है। तो एनेक्जिमेंडर के 2 कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए स्टूडेंट्स। पहला तो ये था कि उन्होंने नोमोन का उपयोग संसार को बताया। नोमोन एक प्रकार का यंत्र था जिसे धूप घड़ी कहा जाता है, और यह सूर्य की स्थिति, अक्षांश देशांतर, दिन की लंबाई, स्थितियाँ आदि ज्ञात करने के काम में आता था। इसका उपयोग संसार को बताया। दूसरा, तत्कालीन विश्व का जो मानचित्र था, ज्ञात विश्व का मतलब अफ्रीका का जो हिस्सा था, उत्तरी अफ्रीका का, लीबिया के आसपास का जो हिस्सा था, यूरोप का जो भूमध्य सागर के आसपास का ज्ञात हिस्सा था, एशिया का जो कुछ भाग था वो उस समय ज्ञात था, और उसके बारे में इन्होंने अपना मानचित्र निर्मित किया था। तो संसार का प्रथम मानचित्रवेत्ता भी एनेक्जिमेंडर को माना जाता है, और नोमोन के प्रयोग को संसार में प्रचलित करने का श्रेय भी एनेक्जिमेंडर को ही दिया जाता है। यहाँ पर एक तथ्य और महत्वपूर्ण है, वो ये है कि थेल्स और एनेक्जिमेंडर दोनों को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। थेल्स और एनेक्जिमेंडर दोनों गणितीय भूगोल के संस्थापक थे। तो थेल्स ने भी गणितीय प्रयोग के बारे में बताया था, और एनेक्जिमेंडर ने नोमोन की सहायता से विभिन्न प्रेक्षण किए, अक्षांश देशांतर ज्ञात करना। तो इन दोनों को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। अब आता है नंबर 4, हिकेटियस। हिकेटियस को यूनानी गद्य का प्रथम लेखक माना जाता है। यूनानी गद्य का मतलब होता है स्टोरी पैटर्न में लिखा जाता है, उसे गद्य कहते हैं, और पद्य जो कविता के पैटर्न में लिखा था उसे पद्य कहते हैं। इसकी एक प्रमुख पुस्तक थी, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है इसके बारे में, जस पीरियोडस हिकेटियस की प्रमुख पुस्तक थी, और इसी में सर्वप्रथम विश्व का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया गया, और इसी के कारण हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिकेटियस यूनानी गद्य का प्रथम लेखक था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी जस पीरियोडस। इसमें विश्व का सर्वप्रथम विश्व का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया। क्रमबद्ध का मतलब होता है एक एक तत्व को लेकर के, यानी जैसे मान लीजिए भूआकृति को ले लिया, फिर जलवायु को ले लिया, फिर आप इधर से आपके वायुमंडल को ले लिया, फिर जीव जगत को ले लिया, प्राणी जगत को ले लिया। इस तरह से एक एक तत्व को लेकर के जो वर्णन होता है वो क्रमबद्ध वर्णन कहलाता है। तो प्रथम क्रमबद्ध वर्णन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हिकेटियस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसी के कारण इसे भूगोल का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जस पीरियोडस में इन्होंने प्रथम बार विश्व का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया था, इसलिए इसे फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने एजियन सागर, भूमध्य सागर के निकट ही है ये एजियन सागर के तटवर्ती भागों का वर्णन भी लिखा है। इस कार्य को पेरिप्लस कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है, पेरिप्लस किसे कहते हैं? तो सुनिए आप, पेरिप्लस एजियन सागर के तटवर्ती क्षेत्रों के बारे में जो वर्णन लिखा गया, किसके द्वारा? हिकेटियस के द्वारा लिखा गया। हिकेटियस के द्वारा जो तटीय क्षेत्रों का वर्णन लिखा गया उसे पेरिप्लस कहा गया, और पेरिप्लस में ही एजियन सागर के तटवर्ती भागों का वर्णन हिकेटियस के द्वारा किया गया था, और इस कार्य को क्या कहा गया? पेरिप्लस। और तो यूनानी भाषा में पेरिप्लस का अर्थ होता है तटीय सर्वेक्षण। तटीय सर्वेक्षण के कार्य को यूनानी भाषा में पेरिप्लस कहा जाता है।
इन्होंने पृथ्वी के बारे में भी विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि पृथ्वी समतल है, गोलाकार है तथा यूनान को विश्व के मध्य में बताया। इनके द्वारा भी मानचित्र बनाया गया था जो कि एनेक्सीमेंटर के मानचित्र पर आधारित था। तो हिकेटियस के कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर रिवाइज कर लेते हैं। यूनानी गद्य का प्रथम लेखक माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जस पीरियोडस में सर्वप्रथम विश्व के क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने एजियन सागर के तटवर्ती भाग का वर्णन प्रस्तुत किया है। एजियन सागर भूमध्य सागर के पास ही है, वहाँ का वर्णन इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया और एजियन सागर के तटवर्ती भागों का वर्णन प्रस्तुत किया। इस कार्य को पेरिप्लस कहा गया और पेरिप्लस का मतलब ही यही होता है, तटीय वर्णन या तटीय सर्वेक्षण। तो दो कार्य इनके महत्वपूर्ण हो गए। पहला तो इनका महत्वपूर्ण कार्य हो गया पेरिप्लस, तटीय क्षेत्र का वर्णन, और दूसरा हो गया जस पीरियोडस। इस प्रकार से इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी के माप के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी का जो आकार है वो समतल है और पृथ्वी जो है जो यूनान है वह इसके बिल्कुल पृथ्वी के ग्लोब के मध्य में स्थित है। और मानचित्र भी बनाया गया था जो कि एनेक्सीमेंटर के मानचित्र पर आधारित था। अब आता है हेरोडोटस नंबर 5। यह यूनान का प्रथम और प्रसिद्ध इतिहासकार माना जाता है। हेरोडोटस को यूनान का प्रथम और प्रसिद्ध इतिहासकार था। इसे इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी तो हमने पढ़ा हिकेटियस को, और फादर ऑफ हिस्ट्री सर्वप्रथम ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किए, इसी कारण से इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखा, तो इतिहास को भूगोल के साथ जोड़ करके देखा। उन्होंने देखा कि जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो क्यों घटित हुई हैं। यदि कोई युद्ध होता है, कोई क्रांति हुई है तो क्यों घटित हुई है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में जो भौगोलिक कारक थे उसका उन्होंने पता लगाया, यानी कि इतिहास को भूगोल की दृष्टि से पढ़ा। उन्होंने कहा भी था कि संपूर्ण इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से समझा जाना चाहिए और संपूर्ण भूगोल को इतिहास की दृष्टि से समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूगोल और इतिहास दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों को एक दूसरे के आपसी सामंजस्य में और संबंध में पढ़ा जाना चाहिए, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से समझना चाहिए और इसी प्रकार से भूगोल को इतिहास की दृष्टि से समझा जाना चाहिए। यानी यदि कोई ऐतिहासिक घटनाएं घटी है तो उनके पीछे कौन से भौगोलिक कारक हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए, और यदि कोई भौगोलिक घटनाएं घटी है तो उनके इतिहास को भी समझना आवश्यक है। हेरोडोटस प्रथम भूगोलवेत्ता था या इतिहासवेत्ता था जिन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। तो उन्होंने पता लगाया कि कैस्पियन सागर चारों ओर से स्थल भागों से घिरा हुआ है। उन्होंने विश्व को 3 भूभागों में बांटा, एशिया, लीबिया और यूरोप में बांटने वाला वो प्रथम विद्वान था, क्योंकि तत्कालीन जो विश्व था यही ज्ञात था और इसको 3 भागों में उन्होंने बांट दिया, एशिया, लीबिया और यूरोप, 3 भागों में उन्होंने बांट दिया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि थे तो ये इतिहास के जानकार, लेकिन इतिहास के जानकार होने के साथ साथ इन्होंने भूगोल के बारे में भी लिखा। कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताया, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य इन्होंने प्रस्तुत किया। इसी के साथ साथ ज्ञात विश्व को 3 भागों में बांटा इन्होंने, एशिया, लीबिया और यूरोप, 3 भागों में ज्ञात विश्व को इन्होंने बांटा। इसके अलावा उन्होंने धरातल पर परिवर्तन लाने वाली बाह्य शक्तियों के बारे में भी बताया था। धरातल पर जो परिवर्तन लाती है, उन्होंने कहा कि नील नदी के डेल्टाई भाग में जो गाद और मृत्तिका जमा है वो इथोपिया से लाई गई है, यानी निक्षेपात्मक जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में इन्होंने बताया। अपर्दन और निक्षेप के बारे में भी इन्होंने बताया है, इससे सिद्ध होता है। तो नील नदी के डेल्टा के बारे में उन्होंने वर्णन किया था हेरोडोटस ने, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। हेरोडोटस के द्वारा नील नदी के डेल्टा के बारे में बताया गया। तो डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस के द्वारा ही किया गया था। ये डेल्टा जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का ही शब्द है। डेल्टा शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले हेरोडोटस के द्वारा ही किया गया था और इस आकृति का प्रयोग उन्होंने नील नदी का जो डेल्टा एक क्षेत्र था उसके बारे में मोहने के लिए किया था और कहा कि यहाँ जो गाद और मृत्तिका जमी हुई है बारीक,
ये इथियोपिया से लाई गई, यानी कि आंतरिक भागों से लाई गई है नील नदी के द्वारा। तो उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि अपर्दन और जो निक्षेप होता है वो एक दूसरे की पूरक क्रियाएं हैं। अपर्दन से जो पदार्थ प्राप्त होता है, निक्षेप की तरह उस पदार्थ को स्थान स्थान पर छोड़ दिया जाता है, बिछा दिया जाता है। उनके द्वारा भारत के बारे में भी वर्णन प्रस्तुत किए गए थे। तो हेरोडोटस ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ये बताया कि सिंधु नदी के पूर्व में भी लोग निवास करते हैं। उस समय उनके भारत के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन सिंधु नदी के पूर्व के प्रदेश के बारे में उन्हें वर्णन किए हैं, भारत के बारे में भी वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से उन्होंने नील नदी के डेल्टाई भागों का वर्णन किया, इतिहास के बारे में बताया और इतिहास तथा भूगोल के समन्वय पर इनके द्वारा जोर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा गया कि कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है और विश्व को 3 भूभागों में, एशिया, लीब और यूरोप में बांटा। इसके बाद आता है अरस्तु। अरस्तु एक महान दार्शनिक भी थे, चिंतक भी थे और एक शिक्षक भी थे। अलेक्जेंडर के शिक्षक रहे हैं जो कि विश्व विजेता बना। दार्शनिक भी थे, चिंतक भी थे और शिक्षक भी रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले माना था कि पृथ्वी गोल है। इससे पहले पृथ्वी के आकार को निश्चित नहीं किया गया था, कोई समतल कोई चपटा बताते थे। अरस्तु के द्वारा सबसे पहले बताया गया कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने गणितीय भूगोल का विकास किया। उनके द्वारा सबसे पहले कटिबंधों के बारे में बताया गया और 3 कटिबंधों में बांटा, उष्ण, शीत और शीतोष्ण। पृथ्वी को, ग्लोब को 3 भागों में बांटा, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। उन्होंने ये भी कहा कि उष्ण कटिबंध में अत्यधिक तापमान के कारण मानव निवास योग्य नहीं है। तो दार्शनिक थे, चिंतक थे, शिक्षक थे, गणितीय भूगोल का विकास भी किया। सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। गणितीय भूगोल का विकास भी उनकी तरह किया गया और सर्वप्रथम कटिबंधों में पृथ्वी को बांटा। 3 कटिबंध बताया तापमान के आधार पर, उष्ण, शीत और शीतोष्ण। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उष्ण प्रदेशों के लोग निरुद्धमी होते हैं, यानी आलसी होते हैं। शीत प्रदेशों के लोग कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं और शीतोष्ण कटिबंध के जो लोग होते हैं वो बुद्धिमान भी होते हैं और चिंतक भी होते हैं और लेखक भी होते हैं। तो ये सब जलवायु का प्रभाव उनके द्वारा बताया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि उष्ण कटिबंध के कारण वहाँ पर लोगों का निवास संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज हमने होमर, थेल्स, एनेक्जिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस और अरस्तु, इन सभी विद्वानों के बारे में अध्ययन किया है। इन सभी के बारे में जो भी तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं इन्हें आप नोट डाउन कर लें। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रत्येक पॉइंट में इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। और साथ ही साथ आपको कोई डाउट्स हैं तो यूट्यूब के चैट बॉक्स में लिखें। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम शेष जो विद्वान हैं उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।